जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में 8 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारे प्रीलिम्स के लिए, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा अब हम लोगों को फोकस होना पड़ेगा, प्रीलिम्स ओरिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि अब कम समय है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में जितने भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, याद रखेंगे एक और पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना और डीप फेक, फसल अवशेष या पराली दहन, नेट न्यूट्रलिटी, सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास। ठीक है, तो ये सभी न्यूज़ में हैं और ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। और इसके अलावा सेकेंड पार्ट, इस ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें भी अभी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन पूरा प्रीलिम्स ज़्यादातर हम लोग ओरिएंट रहेंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से हम लोग देखने वाले ज़्यादा सारी चीज़ें इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैप। देखिए इसमें यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये पूरा अफ्रीका का क्षेत्र जो पूरा देख रहे हैं, इसमें ये मिड पॉइंट में आपको ये दिखेगा, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में है। दो चीजें हम लोग को यहाँ से समझना है, ये न्यूज में है तो हमारे लिए अब दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज ये है कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि आखिर इसमें ये मतलब इसका मैप। ठीक है, मैप में ये कहाँ पर है, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग मैप में देखें तो ये कहाँ पर दिखता है। दो चीजें इस न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही का जो घटना है इसमें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा ये बताया गया कि जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, ये वाला पूरा ये जो देश है यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब जो विस्थापन जो होता है, मतलब एक 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 जैसे इस जगह से छोड़ करके बहुत सारे जो लोग हैं विस्थापन कर रहे हैं, दूसरे जगह पर चले जा रहे हैं। तो ऐसी जो घटना है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखी गई, तो इसलिए ये अब न्यूज में है। तो देखिए कई बार अब रीजन से प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक ऐसा देश चर्चे में था जो कि जहाँ पे सबसे ज्यादा विस्थापन देखी गई है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग देशों के नाम रहेंगे 4 पॉइंट में, तो ऐसे अब प्रश्न बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे और मैप भी आप देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों को अगर यकीन ना हो, इसलिए अगर आपको ऐसा कोई भी अगर डाउट होना है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर रहें, भरोसा करें, विश्वास करें, कोई भी ऐसी डाउट आपको बचे ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक प्रश्न भी आपको दिखा रहा हूँ, कॉन्गो बेसिन का हिस्सा है, तो ये इस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया क्योंकि न्यूज में था, है ना। तो ऐसे ही हम लोग अभी और भी प्रश्न यहाँ पे, आपको यकीन अगर नहीं हो रहा होगा तो और भी प्रश्न देखिए, और ये सभी 2023 के प्रश्न है। विश्व का लगभग 3/4 कोबाल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों के लिए बैटरी के निर्माण के लिए, अभी भी ये न्यूज में चल रहा है सब, है ना, के लिए आवश्यक धातु का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, 2023 का एकदम लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए मैं आप लोग को ज्यादातर मैप पे फोकस रहने के लिए कहता हूँ। अब यहाँ पे ये सब क्या है, एक रीजन है। ठीक है, ये एक रीजन है केवल, मतलब अगर ये जो न्यूज में था, कोई भी ऐसा देश जो है वो न्यूज में है। अभी आप चीन का न्यूज में आप देख रहे थे ये सब चीजें, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यूज में आखिर किस रीजन से है कोई भी देश, उसको समझना है, और दूसरा उसको मैप समझना है। और ये दोनों चीजें याद रखना है, एक तो उसका मैप याद रखना है किस जगह पर है, और दूसरा चीज आखिर वो चर्चे में क्यों था। बस इतना याद रखेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रश्न भी इस तरीके से बनाया जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको उसी तरीके से ही बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे,
लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अभी यहाँ पर भूकंप के कारण से न्यूज में था, हम लोग को इसके बारे में देखना है कि जो ये सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है ये क्या है। दूसरा चीज हम लोग को देखना है ये सुबनसिरी जो नदी है, इस नदी के बारे में थोड़ी सी एक दो पॉइंट हम लोग को देखना है, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो जल विद्युत परियोजना है ना, ये परियोजना भारत में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये क्यों अभी न्यूज में है, तो भूस्खलन यहाँ पे घटना देखी गई, उसके कारण से ये न्यूज में है। ठीक है, आगे देखिए कि ये जो सुबनसिरी नदी है ना, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और ये बांध जो है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और मैप देखिए, इससे पहले तो आपको मैप भी देखना है। मैप आप ध्यान रखेंगे, आपको बगल में साइड में ये जो मैप दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी भी है, इसकी बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। तो ऐसे प्रश्न नदी से आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, देखिए ये जो है ये सुबनसिरी नदी है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ये वाला जो आप देख रहे हैं पूरा ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आप थोड़ा सा ये सुबनसिरी नदी को ध्यान में रखेंगे और ये परियोजनाओं को भी ध्यान में रखेंगे। हमारे लिए यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया परियोजना और दूसरा हो गया नदी। तो देखिए जो परियोजना, इसके बारे में कुछ खास खास पॉइंट याद रखेंगे। ये जो परियोजना है ना, ये खास करके दो राज्यों के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया दिखेगा, ये यहाँ पे आपको ये असम वाला एरिया जो दिखेगा। ठीक है, तो आप मैप में इसको देखेंगे अच्छे से। और इन दोनों राज्यों के बीच में, ठीक है, जो बांध यहाँ पे जो बनाया जा रहा है, उसी बांध को, यही जो बांध है वो प्रभावित हुआ है भूस्खलन के कारण से। तो इसके कारण से ये न्यूज में है। हालांकि ये जो बांध है ये उस तरीके से बांध नहीं है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पानी जैसे बह रहा है तो हम लोग पानी को क्या करते हैं, यहाँ पे बांध बना करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये उस तरीके का बांध नहीं है, उस तरीके की परियोजना नहीं है। यहाँ से बिजली का उत्पादन जरूर होगा, याद रखेंगे, लेकिन इस तरीके से इसको, इस जल को रोका नहीं जाएगा। एक वर्ड है यहाँ पे याद रखिएगा, रन ऑफ रिवर योजना। ठीक है, तो ये रन ऑफ रिवर योजना क्या है, योजना तो ठीक है, लेकिन ये रन ऑफ रिवर क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं अभी बताया। जो नॉर्मल आप सामान्य बांध देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बैराज तरीके, मतलब एक कंट्रोल करने के लिए इसको रोका जाता है, पानी को रोकने के लिए, मतलब यहाँ पे एक बांध जैसा बनाया जाता है। ठीक है, ये अगर ना हो और यहाँ से बिजली उत्पादन हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो है नदी का जो बहाव है वो इक्वल रहेगा, इसको पूरी सुविधा दी जाएगी जाने के लिए। तो उस तरीके का जो परियोजना होता है उसको हम लोग कहते हैं रन ऑफ रिवर। तो याद रखेंगे ये इस प्रकार से ही ये परियोजना है। ठीक है, यहाँ से बिजली का भी उत्पादन होगा, याद रखेंगे। और ये किस नदी पे है, पहला पॉइंट ये तो हो गया, रन ऑफ रिवर योजना है ये एक प्रकार का, समझ में आ गया क्या है। दूसरा चीज क्या है, तो ये किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो ये आपको सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, तो ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, किस दो राज्यों के लिए मुख्य रूप से ये मतलब कनेक्ट करता है, इस तरीके से कहें तो हम लोग देखेंगे इसमें अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से जो है ये इसका लक्ष्य है, याद रखेंगे। इसका क्रियान्वयन तीसरे नंबर पे याद रखेंगे कि इसका क्रियान्वयन जो है वो राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सुबनसिरी नदी के बारे में। देखिए जो सुबनसिरी नदी है इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दूसरा पॉइंट में ये बात याद रखेंगे। ओरिजिन भी इसका याद रख लेंगे, कई बार ऐसे टॉपिक्स करके पूछ लेता है, तो ये तिब्बती हिमालय से ये नदी निकलता है। ठीक है, और उसके बाद से ये जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत मिरी पहाड़ियों से होकर के ये भारत में प्रभावित होता है, भारत में ये अंदर ये एंटर करता है। ठीक है, और इसकी जो स्थलाकृति विशेषताएं हैं, इसके कारण से जल विद्युत जो क्षमता है ये इसके पास काफी अधिक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम लोगों को एक विकल्प मिलता है कि हम लोग यहाँ से जो है मतलब जल विद्युत उत्पादन कर सकें। ठीक है, तो ये सुबनसिरी नदी के बारे में भी समझ में आ गया।
देखिए यहाँ से प्रश्न भी देखेंगे कि इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, फोकस रहिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा समय देखिए, स्थितियां ऐसी होती हैं, आप लोग अगर समझ सकते हैं तो अभी आप लोग पास समय है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से आप अपना मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, क्योंकि एक समय के बाद से बहुत मतलब आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी अगर आप सही समय पे सही कार्य नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें और सीरियस रहें। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और साथ ही साथ आप लोग एक भरोसा भी करें कंटेंट पे, इसलिए भी मैं ये सब आपको जो है क्वेश्चंस वगैरह भी दिखाता हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था, बराक, लोहित और सुबनसिरी, इनमें से जो अरुणाचल प्रदेश से होकर के जो प्रभावित होती है वो नदियाँ कौन सी है, ऐसी नदियाँ जो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डीप फेक। डीप फेक बहुत ज़्यादा न्यूज में अभी देखने को मिला आपको। तो जो डीप फेक है ना, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए, देखिए ये तो हमारे लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम लोग अभी प्रीलिम्स देख रहे हैं तो प्री के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नॉर्मली ऐसे ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से चेंज करके कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब जो ये डीप फेक है, डीप फेक के अंतर्गत आपसे एक अलग अलग टॉपिक की इसकी विशेषता है कि नहीं है डीप फेक की, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, यदि आप नॉर्मली, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें बताऊंगा कि अगर आप इसकी समझ रखते हैं थोड़ा सा बेसिक तौर पे, आपको अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू तो आप समझ जाएंगे, उतना समझ रखते हैं तो आप इससे संबंधित इस तरीके से संबंधित प्रश्न बना सकते हैं। हालांकि और अगर डीप कोई प्रश्न बनाता है तो फिर, हालांकि ऐसा तो लगभग नहीं बनता, हम लोग समझ के हिसाब से आंसर ले लेते हैं, इसमें मतलब निकाल लेते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर तो मतलब वो हमारे हाथ में भी नहीं होता है, तो हम लोग उतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम लोग नेचुरल सोच करके चलेंगे, है ना, कि बेसिक तरीके से प्रश्न जिस तरीके से पूछा जाता है नॉर्मली हम लोग इसका समझ रखेंगे तो बन जाएगा। तो देखिए जो डीप फेक है ना, डीप फेक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन इनमें आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि इनमें से ओरिजिनल इनका पिक कौन सा है या फिर वीडियो, जैसे एक और यहाँ पे आपको चित्र दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो इनका भी आप देखे थे, हो सकता है अगर कॉपीराइट आया तो आप तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ये सब चीजों से मैं मतलब घबराता हूँ कि प्रॉब्लम ना हो वीडियो में आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारे ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें कॉपीराइट आता है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से जो न्यूज में है, ये वीडियो आपको देखने को मिला, चित्र, फोटो, ये सब देखने को मिला आपको, इसके कारण से भी डीप फेक जो है वो काफी न्यूज में अभी रहा, है ना। तो जो डीप फेक है वो आखिर है क्या? तो डीप फेक का एकदम सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे तो जैसे कि देखिए, ये आदमी सेम है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा इन्हीं का, जैसे मान के चलिए कि ये इनका ओरिजिनल फोटो है, तो ये उनका एक डुप्लीकेट फोटो है जो कि एआई के माध्यम से बना दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं ना, कितने सारे ऐसे वीडियोस, फोटोज बनाए जा रहे हैं जो कि एकदम मतलब कहीं ना कहीं रियल तरीके से चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वीडियो, उसमें ऑडियो डाल देना, थोड़ा सा चेहरे में अंतर करके अलग बना देना, सेम उस तरीके से उपयोग करना, या फिर उसी के जैसा क्रिएट कर देना, अलग व्यक्ति के जैसा सेम व्यक्ति क्रिएट करना, ये सभी चीजें जो होती है ना, ये सभी डीप फेक के अंतर्गत आती है। ठीक है, डीप फेक, तो फेक का मतलब यहाँ पे बस यही चीज समझ में आना है कि आप लोगों का खुद आपका एक और डबल रोल बना दिया गया। ठीक है, जब जो कि असलियत नहीं है, वो मीडिया में है। ठीक है, और वो जो है मशीन के द्वारा, एआई के द्वारा बनाया गया है, और इस प्रकार की चीजों को हम लोग सिंथेटिक मीडिया भी कहते हैं। सिंथेटिक मीडिया, ठीक है, जितने भी अभी अभी कार्टून्स वगैरह, वीडियोस, डबिंग, ये सब चीजें जो देखते हैं ना, सभी सिंथेटिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं।
तो ये जो बेसिक चीजें मैं आपको बताया, यही सभी चीजों को आप बेहतर समझ रखेंगे। डीप फेक क्या है, सबसे पहला चीज नॉर्मली आप समझ में आ गया आपको, तो इस इतना चीजों को आपको याद रखना है। और ये जो डीप फेक है, आखिर ये की मेन इनके बेस पॉइंट क्या है, इनकी तकनीक क्या है, तो ये जो है मशीन लर्निंग एआई के प्रभाव में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि कई बार आप लोगों को यदि जानकारी होगा तो प्रश्न इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है उससे पूछ लेता है कि इसका उपयोग आखिर कहाँ कहाँ पे होगा, पॉइंट्स के रूप में, है ना। जैसे कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें आप एक चीज को अगर ध्यान आ रहा है, मुझे भी, आप लोग को भी अगर याद होगा तो, कि शायद कुछ लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड था, एक प्रश्न था, ठीक है, कि इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो नहीं कर सकता है ना। शायद गूगल असिस्टेंट से संबंधित शायद प्रश्न था, ठीक है, वो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, यदि आप लोग को याद आता होगा तो, कि इसमें से क्या चीजें नहीं कर सकता है या कर सकता है, इस तरीके से चीजें प्रश्न थी। तो आप लोग देखिएगा उस प्रश्न को, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अब देखिए कि ये जो डीप फेक है, आखिर हम लोग इसका उपयोग किस किस चीजों में करते हैं। तो जैसे कि देखिए मनोरंजन हो गया, शिक्षा हो गया, कला हो गया, तो इस तरह की गतिविधियों में हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत सारे और अलग चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अभी ये न्यूज में आप देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि चुनौतियां जो हैं, इसके अंतर्गत अब कोई भी ऐसे टेक्निक्स हैं, अभी एआई को लेकर के बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, सिक्योरिटी से संबंधित मामले भी सामने आ रहे हैं, और बहुत सारे काम आसान भी हो गए हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग को दोनों पक्ष को हमेशा समझ के रखना है। अभी डीप फेक के बारे में हम लोग कुछ चुनौतियां भी देखते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट कर सकता है, तो जैसे कि फेक न्यूज वगैरह बनाना, तो इस तरीके की चीजों को क्रिएट कर सकता है। भ्रामक सूचना का प्रसार करना, निजता गोपनीयता का उल्लंघन करना, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। इसका उपयोग नकली या फिर फेक वीडियो बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद से स्कैमर्स के द्वारा, ठीक है, मित्रों या प्रियजनों को रूप मतलब उनका रूप धारण करके भी ये लोग धोखाधड़ी कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना कहीं इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हालांकि वो नेगेटिव है लेकिन कार्य उसका ये भी है, वो इस तरीके से भी चीजें कर सकता है ना। तो आपको नॉर्मल अगर प्रश्न यहाँ से बनाया जाए कि डीप फेक के अंतर्गत क्या क्या चीजें किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए आईटी अधिनियम 2000, आईटी नियम 2021, ठीक है, ये नियम भी बनाए गए हैं कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो नियम है, इसमें सोशल मीडिया में इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया में मध्यस्थों पर जिम्मेदारी डालते हैं ये लोग, कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के डीप फेक वीडियो या फिर फोटो को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। ऐसा न करने पर 3 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये जो नियम है, इस नियम के अंतर्गत डीप फेक को कंट्रोल करने का भी कार्य किया गया है। देखिए जो अधिनियम है, जो आईटी अधिनियम, अभी उसके धारा 66D में ये बातें की गई हैं कि कोई भी संचार उपकरण कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी करता है, उसे 3 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए की जुर्माने का भी यहाँ पे प्रावधान इसमें किया गया है। उसके अलावा नियम यहाँ पे 3 इसी के अंतर्गत है, सभी अधिनियम के अंतर्गत 1B के अंतर्गत है। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में समझ बैठ जाए, है ना, कि डीप फेक आखिर क्या है और इसके अंतर्गत कुछ कुछ बातें, ठीक है। तो ये नियम कहता है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता किसी भी ऐसी सामग्री को होस्ट ना करें जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती हो। नियम 3(2)B के अंतर्गत आप देखेंगे कि ऐसी किसी सामग्री के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर 24 घंटे के अंतर्गत जो है उसको वहां से हटाना पड़ेगा।
देखे होंगे कई सारे वीडियो जो है अचानक से नेगेटिव तरीके से वायरल होते हैं, तो उसको जो है यूट्यूब में भी आप देखे होंगे कि वो डिलीट कर देता है। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। अगला टॉपिक है यहाँ पे फसल अवशेष या फिर पराली दहन। ठीक है, देखिए नॉर्मली हम लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें जानकारी हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारे फीलिंग्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि जो ये फसल का जो अवशेष बचता है, आप देखेंगे किस तरीके से गेहूं धान वगैरह जो कटाई होता है उसमें ये मतलब उसको मतलब ऊपर से लगभग लगभग काट देते हैं, उसका जो जड़ है ये वाला जो थोड़ा सा जो हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं वही। ठीक है, ये तो होता ही है, प्लस धान वगैरह जो फसल है उसको काटी, उसमें से धान वगैरह का निकाले, उसके बाद से फिर से उसको भी खेत में छोड़ देते हैं और इस तरीके से फिर जला देते हैं। किसानों के लिए देखिए बहुत सारे इसमें रीजन भी है, हम लोग बहुत सारी चीजों को अभी देखने वाले हैं आगे टॉपिक्स, लेकिन पहले इसको समझ रहे हैं। तो इस तरीके से करने से क्या हो रहा है कि एक तो ये जो अवशेष बचा हुआ है इसका उपयोग और भी बहुत जगह पे किया जा सकता है। ठीक है, अभी बायोमास के लिए क्रिएट करने के लिए भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब एक लाभदायक साबित हो रही हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि इसको जलाने से बहुत सारे पॉल्यूशंस भी हो रहे हैं, और लगातार जो है इस चीजों पे काम भी चल रहा है कि हम लोग इसको बेहतर तरीके से करें, है ना, और लंबे समय से इस तरीके से चलाया भी जा रहा है। तो इसके लिए बेहतर विकल्प लाने के लिए यहाँ पे बातें की जा रही हैं, सभी न्यूज में आर्टिकल्स वगैरह सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो हम लोग इसमें इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो पराली दहन या फसल अवशेष क्या है तो समझ में आ गया। जो भी फसल हम लोग बोते हैं उसमें से जो फसल प्राप्त होता है, बाद में जो बचा हुआ इसका पेड़ पौधे टहनी वो सब जो चीजें हैं वो सभी जो है खेत में इस तरीके से फेंक दिया जाता है और एक समय में जला दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं इसमें। इसके बारे में कुछ कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये न्यूज है, आर्टिकल है द हिंदू का, तो उसी के अंतर्गत ये सारी बातें हैं। विगत 60 वर्षों से भारतीय कृषि मुख्यतः फसल उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रही है और कटाई के बाद से फसलों के प्रबंधन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक फसल वर्ष में अधिक फसल पैदा करने की बढ़ती मांग के कारण से फसल अवशेषों को अपशिष्ट मान करके त्वरित निपटान के लिए जला देना आम बात हो गई है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे रीजंस है, उस रीजन पे हम लोग बात करेंगे अभी, है ना। अब देखिए किसान है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जैसे ये देखिए ये अभी ये इतने सारे जो हम लोग इसको कहें कि फसल का जो अवशेष है, ठीक है, धान है, धान का जो अवशेष जो बच जाता है वो है पेड़ है। अब इसको ले जाने के लिए देखिए कितना मेहनत लग रहा है, ट्रैक्टर लग रहा है ना। हालांकि इसको यहाँ पे अभी किसान को इस तरीके से इससे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा आसान उसको क्या लगेगा, वहीं पे वो जला देता है। जलाने के बाद कई बार इसको किसान लोग उसको राख के रूप में और खाद के रूप में भी उसको यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशंस होते हैं। तो इस पे भी उपाय और चर्चा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सारी चीजों को, क्योंकि देखिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है अभी हम लोग को उसी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फसल अवशेष जलाने से न केवल मूल्यवान बायोमास, आपको मैं बायोमास जो बताया हूँ पहले भी, तो ये सब चीजों से भी बायोमास क्रिएट करने में बनाने में मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है। तो हम लोग जलाने के बजाय जो है हम लोग इसका उपयोग करें। लेकिन यहाँ पे मेन बात आता है सिस्टम में कि सरकार जो है वो किस तरीके से इसके लिए प्रबंधन का कार्य कर रही है ना। तो अगर हम लोग इसको बचाएं और इसका अच्छे से प्रबंधन करें तो हम लोग बायोमास के उत्पादन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, एक डाटा है, ध्यान रख सकते हैं, 2023 में नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में प्रति वर्ष औसतन 650 मिलियन टन फसल अवशेष यहाँ पे उत्पन्न करता है। भारत में इतने जो है अवशेष बचते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर उतनी सारी चीजों को अगर जलाया भी जा रहा है तो कितना ज्यादा मतलब उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर जो फसल कटाई के बाद से जो ये जो अवशेष जो बचते हैं
वो आखिर मतलब उसको जलाते ही क्यों है लोग, है ना? अवशेष जो है उसको क्यों जलाते हैं कृषक लोग? तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहली चीजें कि अब इनके पास, कृषक को आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या स्थितियां हैं। अभी एक फसल को उगाए हैं, ठीक है, अभी दूसरे फसल को फिर से उगाना है ना? इनके बीच में अंतराल कम है, बरसात हुआ, ठंडी आ गई, है ना? तो इस तरीके से मौसम में चेंजेस आता है तो फसलें भी चेंज होती हैं। अब उसके कारण से क्या हुआ कि अभी पिछला फसल किए थे, है ना, उसका ये सब काम करते करते जो है समय लग गया। अब अगला जो मौसम है उसमें आ गया और हम लोग को नेक्स्ट फसल जो है उसको उगाना है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर यही होता है कि हम लोग को उसको बहुत ज्यादा जो है मैनेज करने का समय नहीं मिलता है कृषकों को। इसके कारण से उन लोगों को ज्यादा अच्छा सुविधा यही लगता है कि एक बार यहाँ पे आग जलाए और पूरा साफ हो गया खेत, है ना? तो उनको ज्यादा वो सब चीजें समझ में आती है। यहाँ पे करना क्या होगा, मुख्य रूप से जो है हम लोग को सिस्टम में मतलब एक बेहतर तरीके से योजना लाया जाए और एक अच्छे से उसका प्रबंधन किया जाए, तभी ये कार्य होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे रीजन समझ रहे हैं, तो रीजन, ये एक रीजन है पहला, ठीक है, यही बातें इसमें की गई है। दूसरा फिर यहाँ पे आता है कंबाइन हार्वेस्टर को यहाँ पे हार्वेस्टर का बढ़ता उपयोग, ठीक है। तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग यहाँ पे जो बढ़ रहा है, इसके कारण से भी ये लोग इस तरीके से जो है मतलब एक इनको पराली दहन जो है या फसल अवशेष जो है उसको दहन करने के लिए, जलाने के लिए जो है इनको कहीं ना कहीं उससे बढ़ावा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? तो देखिए ये क्या है, जो आप लोग मशीन देखे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े खेतों में आप देखे होंगे एक मशीन लगा रहता है जो कि फटाफट इधर से ये काटते जाता है ना, और पीछे तरफ से जो है उसको फेंकते जाता है ना? जो पेड़ है, फसल, जो भी कोई भी फसल हो, उस फसल को ये फेंकते जाता है ना? तो उससे क्या होता है, फिर उसको लास्ट में जो है उसको हटाना मुश्किल हो जाता है फिर लंबे समय तक, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मजदूर फिर लग जाएंगे, अधिक लोग मतलब लगेंगे, श्रम लगेगा। तो इसके कारण से भी क्या होता है, अब सब तरफ ये पूरा फैला हुआ है, तो अब उसको कौन बटोरने जाएगा? कृषकों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो लोग फिर उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। ये अवशेष जो बच गया इतना बड़ा बड़ा, उस सबको फिर जिनको जलाना पड़ता है ना? तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये बढ़ावा मिल रहा है इससे। देखिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पर्याप्त विकल्पों का अभाव, तो यहाँ पे प्रबंधन के लिए इनको बेहतर विकल्प भी नहीं मिल रहा है, इसके कारण से भी, ठीक है। उसके बाद से चावल के भूसे की पोषण संबंधी अपर्याप्तता, ये भी सही नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो फसल जो बचते हैं, उन बचे हुए फसल को हम लोग गायों को भी खिलाते हैं, है ना? तो जितने भी मवेशी हैं उनको भी खिलाते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा जो है उस तरीके से लाभकारी नहीं होता है ना? और ना ही उसमें उस तरीके से स्वाद होता है, सूखा भूसी अब कितना खिलाएंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, उसके कारण से भी बहुत ज्यादा जो है उसको लोग उपयोग नहीं करते हैं, उसके कारण से भी उसको कहीं ना कहीं जलाने मतलब यहाँ पे दहन को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से भी ये जो है हम लोग को बढ़ावा मिलता है यहाँ पे। उसके बाद से श्रम की कमी, समाधान की कमी, संसाधन की कमी, सहकर्मी का दबाव, ये सब चीजें जो हैं जो फसल अवशेष दहन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग समझ गए कि रीजन क्या है, आखिर क्यों ये लोग जलाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि आखिर समस्याएं जो है, इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या होती हैं फसल अवशेष से, जो हम लोग इसको जलाते हैं। जलाने के बाद से इसके मतलब इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हवा, मृदा, जल में हानिकारक प्रदूषण का उत्सर्जन होता है। फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती हैं, और इसमें फिर वही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी, है ना? फिर इससे खेतों से खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है उनकी भी हानि होगी, मृदा की भी, मृदा कटाव रोकने में यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग मतलब मृदा कटाव अधिक होगा, है ना? खाद्य और कृषि संगठन जो कॉरपोरेट स्टेटिक स्टेटिकल डेटाबेस जो है उसके अनुसार यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फसल अवशेष दहन जो है 2020 में लगभग 23 मिलियन टन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड
मतलब 30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन हुआ है। तो इस तरीके से डाटाबेस भी थोड़ा सा याद रखेंगे। तो ये जो हम लोग यहाँ पे पराली वगैरह जो जला रहे हैं, अवशेष जला रहे हैं, उसमें इतनी सारी हानि जो है यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है, और ये एक डाटा भी है जिसको आप ध्यान रखेंगे ना। उसके अलावा जैव विविधता का क्षरण भी है, मृदा क्षरण होगा ही, है ना, सारी चीजें हैं। स्वच्छ ऊर्जा के लिए फसल अवशेष का सॉरी, ये जो है अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर हम लोग को इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, है ना। तो इसको रोकने के लिए स्वच्छ ऊर्जा ऊर्जा के लिए फसल अवशेष का उपयोग, ठीक है। तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं हम लोग इस अवशेष को रोकें, इस मतलब इसको अच्छे से प्रबंधन करें, और हम लोग इसको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग करें। इसमें भी एक अच्छा डाटा है, याद रखिएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 10 किलोग्राम कृषि अवशेष जो है 1 किलोग्राम संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक तरीके से यहाँ पे डाटा है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चक्रीय कृषि को भी बढ़ावा देंगे तो उससे भी हम लोगों को यहाँ पे जो फसल अवशेष दहन में कमी आएगी। उसके अलावा फिर ये बेलर मशीन, बेलर मशीन जो है ये भी फसल अवशेष दहन को कम कर सकता है। चित्र में आप देख रहे हैं, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा मशीन है जो कि जितने भी इस तरीके से पराली जो है वो लोग को ये बटोर करके उसको प्रेस करके उसको गोल बाउंडिंग कर देता है। देखिए यहाँ पे इस चित्र में भी देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से जो राउंड राउंड कर दिया जा रहा है ये अलग से। अब इसको रखने में, है ना, आसानी होगा। इसका अलग अलग तरीके से मल्चिंग बनाते हैं, या फिर आप गाँवों में देखे होंगे कि उससे मतलब पलानी टाइप से जो घर तरीके से जो बनाते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है रस्सी वगैरह जो है उस तरीके का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये काफी उसके लिए भी लाभदायक साबित होता है उसमें, है ना। इसका भी उपयोग कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो टॉपिक हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। बेसिक जो है हम लोग उसको समझना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या है, एकदम बेसिक समझ इसका रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए समझिएगा इसको। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है अलग अलग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर हम लोग कहें कि जो सिम कंपनियां जो हैं वो लोग भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है कंप्लेंट्स कर रही हैं, और बहुत सारी इसमें बातें चल रही हैं, है ना। देखिए मुख्य रूप से क्या बात है, ये एक एग्जाम्पल के लिए समझिएगा तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बार में। जैसे कि हम लोग घरों में अभी सबका भी लाइट चल रहा है, ठीक है, चार्जिंग कर रहे हैं उसी से, है ना। एक जो है कनेक्शन हम लोग ने ले लिया है, उसका बिजली बिल हम लोग पे कर रहे हैं, है ना। और इसी कनेक्शन से फिर हम लोग टीवी चला ले रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग कर ले रहे हैं, लैपटॉप चला ले रहे हैं, है ना। जितना एसी हो गया, फ्रिज हो गया, हर चीजें हम लोग चला रहे हैं एक कनेक्शन से। और इसके अंतर्गत जितने बिजली बिल आते हैं हम लोग एक बार पेमेंट कर दे रहे हैं, है ना। लेकिन अब हम लोगों को अगर ऐसी स्थितियां हैं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लोग टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, सबका बिल अलग अलग से है, फिर क्या होगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पे आता है नेट न्यूट्रलिटी में, ठीक है। जिस तरीके से बिजली बिल जो है एक कनेक्शन में हम लोग को जो चाहे हम लोग यूज करेंगे, सभी का अपने हिसाब से जितना यूनिट होगा उतने यूनिट का हम लोग यहाँ पे पैसा देते हैं कनेक्शन का। सेम ऐसे ही अभी इंटरनेट में चल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। लेकिन जब हम लोग अभी ये सब चीजों के लिए मांग चल रहा था कि व्हाट्सअप जो है, अब कहीं ना कहीं व्हाट्सअप भी हम लोग हमारे ऊपर जो है कहीं ना कहीं इस पे चार्ज करने लगेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस हैं, उन सभी का अलग अलग जो है अगर चार्ज लगने लग जाए, जो कि अभी नहीं लग रहा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनेट रिचार्ज करा ले रहे हैं, उसके बाद से जितने एप्लीकेशन इंटरनेट से चलते हैं उन सभी को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर खत्म हो जाए, अभी जो हम लोग चला रहे हैं ये है नेट न्यूट्रलिटी, लेकिन अभी क्या होगा कि हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगा, तब हम लोग उसको कहेंगे कि ये जो है नेट न्यूट्रलिटी नहीं है। तो इन्हीं सभी चीजों पे बहस चल रहा है लगातार, जो है नेगेटिव पॉइंट
पॉजिटिव पॉइंट, लोग अलग अलग तरीके से इस पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को अभी प्रीलिम्स क्लियर करना है। ठीक है, ताकि हम लोग भी आगे चल करके इस पे बहस करने के लायक बन सकें। तो अभी हम लोग को प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा ये चीजें कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एकदम आसान भाषा में समझ गया। यदि आपको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग रिचार्ज करना पड़े, तो फिर वहां पे जो है नेट न्यूट्रलिटी का संबंध खत्म हो जाएगा, वो नेट न्यूट्रलिटी नहीं है। यदि एक ही डाटा, एक ही रिचार्ज से आप सभी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, सभी में समान रूप से आपका डाटा खर्च हो रहा है, तो ये होता है नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, सभी चीजों को मैं आपको समझा चुका हूँ, अलग से जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। देखिए, सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास जो है बनाया जा रहा है यहाँ पे भारत के द्वारा। तो जो सिएटल है, ये आप मुख्य रूप से जो अमेरिका का क्षेत्र है उसी के अंतर्गत देखेंगे। और अमेरिका के अंतर्गत आप देखेंगे कि अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो इतने जगह पर जो है हमारा ऑलरेडी बना हुआ है दूतावास। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वाणिज्यिक दूतावास जो है यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। कहाँ पे? सिएटल में। तो सिएटल कहाँ पे है? तो देखिए, ये है वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन के मतलब एक तरीके से हम लोग इसको बड़े लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अमेरिका के आप पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी, यहाँ पे आपको दिखेगा सिएटल। तो सिएटल जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट शहर भी है। इस जगह पर हम लोग अभी भारत का दूतावास बनाया जाने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज में है, मैप में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक चीज तो मैं आपको ये बता दिया, दूसरा चीज आपको ये याद रखेंगे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इस तरीके से बोइंग ट्रैवल कंपनी, एक्सपीडिया सहित बहुत सारे ऐसी प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग कंपनियों का ये मुख्य रूप से मतलब एक मुख्यालय के रूप में है ये। ठीक है, तो सिएटल इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैप की दृष्टि से। सिएटल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय जो है ये 2016 में लिया गया था, भारत अमेरिका सम्मेलन में। ठीक है ना, तो ये बात जो है बेसिक चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को याद रखना है? पहला चीज ये कि कहाँ पर खोला जा रहा है, मैप याद रखेंगे। दूसरा, रीजन क्या है इस मैप को, तो यहाँ पे क्या है, दूतावास खोला जा रहा है। तीसरा चीज क्या है कि ये कब घोषणा की गई थी? तो 2016 में की गई थी ये घोषणा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रीलिम्स के हिसाब से ही हम लोग ने देखा है, थोड़ा सा अच्छे से समझने का भी कोशिश किए हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, और थोड़ी सी मतलब जो है धीरे धीरे करके आप लोग भी एडजस्ट करेंगे, मैं भी एडजस्ट करता चलूँगा, और सारी चीज़ों को परफेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, और लगातार अपना जो है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स ओरिएंट आप लोग अच्छे से अपना स्टडी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।